वंदे मातरम बंगाल तक सीमित नहीं रहा है। वो गुप्त बैठक भी करते थे तो पहले वंदे मातरम का गान कर बैठक। वंदे मातरम बोलने वालों पर कोड़े बरसाए जाते थे, जेल में डाल दिए जाते थे। वंदे मातरम कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैल गया। 9 दिसंबर संसद का सत्र और राज्यसभा में होम मिनिस्टर अमित शाह की आवाज गूंजी। वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं, ये भारत की आत्मा है। वंदे मातरम का एक गीत देशभक्ति, त्याग और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बन गया, जिसने हमारे आजादी के आंदोलन का रास्ता प्रशस्त किया। 150 साल पूरे होने पर संसद में हुई विशेष चर्चा में गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा, वंदे मातरम वो मंत्र था जिसने आजादी की लड़ाई में भारत की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जगाया और वही मंत्र भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा में ताकत देगा। वंदे मातरम के प्रति समर्पण की जरूरत वंदे मातरम बना तब भी थी, आजादी के आंदोलन के वक्त भी थी, आज भी है, और जब 2047 में महान भारत की रचना होगी तब भी रहे, क्योंकि अमर कृति मां भारती के प्रति, भारत माता के प्रति समर्पण, भक्ति और कर्तव्य के भाव जागृत करने वाली कृति है। सदन में अमित शाह का भाषण सिर्फ इतिहास की बात नहीं था, यह एक संदेश था, एक चेतावनी भी और जवाब भी। अमित शाह ने कहा, वंदे मातरम बंगाल में जन्मा जरूर, लेकिन ये पूरे विश्व में भारत के वीरों की सांसों में बस गया। आज भी जब हमारे जवान सीमा पर बलिदान देते हैं, उनके होठों पर आखिरी शब्द होते हैं वंदे मातरम। वंदे मातरम बंगाल तक सीमित नहीं रहा था, देश तक भी सीमित नहीं रहा था। दुनिया भर में जहां पर आजादी के दीवाने थे, वो गुप्त बैठक भी करते थे तो पहले वंदे मातरम का गान कर बैठक की शुरुआत। और आज भी सरहद पर हमारा जवान जब अपना सर्वोच्च बलिदान देता है, ये आंतरिक सुरक्षा के लिए देश के पुलिस का जवान सर्वोच्च बलिदान देता है, तो जब वो अपने प्राण त्यागता है, इसके मुंह पर एक ही मंत्र होता है, वो वंदे मातरम। वंदे मातरम ये सिर्फ एक गीत नहीं, यह आजादी के स्पिरिट है, यह अस्तित्व है और 2047 के विकसित भारत की मार्गदर्शक शक्ति। अमित शाह ने कहा, भारत दुनिया का वो देश है जिसकी सीमाएं संस्कृति तय करती है और उस संस्कृति को बंकिम चंद्र ने वंदे मातरम के रूप में पुनर्जीवित किया। उन्होंने याद दिलाया, वंदे मातरम में मां भारती को सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा के रूप में देखा गया, ज्ञान, समृद्धि और शक्ति की त्रिमूर्ति। औपनिवेशिक अंग्रेज सरकार ने इस गीत को दबाने की कोशिशें की, लेकिन न बंदूक रोक सकी, न जेलें डरा सकी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक वंदे मातरम एक भावना की तरह फैल गया। शाह ने श्री अरबिंदो को कोट करते हुए कहा, वंदे मातरम भारत के पुनर्जन्म का मंत्र था। देश को माता के रूप में कल्पना कर देश की माता के रूप में जो कल्पना की, इसकी आराधना करने की हमारी परंपरा थी, उसको उन्होंने पुनः प्रस्तापित किया था। और इसीलिए ये गीत देखते देखते कोई प्रचार के बगैर, उस वक्त ना सोशल मीडिया था, ना प्रचार के कोई साधन थे, उल्टा जो सरकार थी वो तो उसको रोकना चाहती थी, प्रतिबंध लगाती थी। वंदे मातरम बोलने वालों पर कोड़े बरसाए जाते थे, जेल में डाल दिए जाते थे। फिर भी वो सारे प्रतिबंधों को पार कर हर एक व्यक्ति के मन को भी छुआ, आत्मा को भी छुआ, और अनेक प्रताड़नाएं झेलते हुए भी वंदे मातरम कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैल गया। मान्यवर, ये एक प्रकार से भारत के संस्कृति के प्रति श्रद्धा रखने वाले सभी लोगों को पुनः जागरण का मंत्र बन गया। वंदे मातरम ने एक ऐसे राष्ट्र को जागरूक किया जो अपनी दिव्य शक्ति को भुला चुका था। राष्ट्र की आत्मा को जागरूक करने का काम वंदे मातरम ने किया। यह इसीलिए महर्षि अरविंद ने कहा, वंदे मातरम भारत के पुनर्जन्म का मंत्र है। श्री अरविंद का ये वाक्य, इसका गर्भित अर्थ वो
वंदे मातरम की महत्ता को बताता है कि हमारा देश पूरी दुनिया में एक प्रकार से अनूठा देश है। दुनिया के कई देशों की रचना अधिनियमों से हुई, कहीं युद्धों के कारण हुई, कहीं युद्ध के बाद संधि के कारण हुई। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमाएं कोई अधिनियम से तय नहीं की है। हमारे देश की सीमाएं हमारी संस्कृति ने तय की है और संस्कृति ने इस भारत को जोड़ कर रखा है। और इसीलिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो कंसेप्ट था, उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के कंसेप्ट को, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विचार को सबसे पहले गुलामी के कालखंड में जागरूक करने का काम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने किया। हम पूरे देश को एक बार फिर से देखें तो हमें मालूम पड़ेगा कि हमारे देश को जोड़ने वाला मंत्र हमारी संस्कृति है। हमारे देश को जोड़ने वाली, एक रखने वाला मंत्र हमारी संस्कृति है। और इसी के कारण वंदे मातरम का जो उद्घोष हुआ, उसने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सिद्धांत को पहली बार एस्टैब्लिश करने का काम किया। अमित शाह ने बताया कि विदेशी शासकों ने चाहे मंदिर जलाए, विश्वविद्यालय खत्म किए, लेकिन भारत की सांस्कृतिक आत्मा को मिटा नहीं पाए। इसी अंधेरे दौर में वंदे मातरम एक बिजली की चमक की तरह आया, जिसने जनता को जगाया और स्वराज के लौ को तेज कर दिया। लेकिन चर्चा के बीच एक बड़ा सवाल उठा, क्या वंदे मातरम का राजनीतिक अपमान हुआ है? कांग्रेस के जयराम रमेश ने प्रमाण मांगे और अमित शाह ने सूची पढ़ना शुरू किया, और जब प्रमाण रखे तो पूरा सदन सुनता रह गया। विपक्ष एक्सपोज हो गया। शाह ने एक एक की पोल खोल दी। अमित शाह ने याद दिलाया, 8 दिसंबर 2025 कांग्रेस के एमपी इमरान मसूद ने धार्मिक कारण बताते हुए वंदे मातरम गाने से इनकार किया। उसी दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सैयद मेहदी ने भी वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया। 2019 में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने लोकसभा में शपथ लेते वक्त कहा कि वे वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। 2025 में उनके पोते जियाउर रहमान बर्क ने दादा की लाइन दोहराई, वंदे मातरम नहीं कहेंगे। 2018 में कांग्रेस की रैली सिर्फ एक स्टांजा गाया गया, वो भी राहुल गांधी के आने का इंतजार करते हुए। 2019 में मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने धार्मिक वजह बताकर वंदे मातरम गाने से मना कर दिया। 2022 कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने संविधान दिवस कार्यक्रम में वंदे मातरम न गाने का निर्देश दिया। 2025 समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र के स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य करने के आदेश को रद्द करने की मांग की। 2025 आरजेडी एमएलए सऊद आलम सदन में राष्ट्रीय गीत के वक्त खड़े नहीं हुए। और मैंने मेरी आंख से देखा है कई सारे सदस्य वंदे मातरम होता है तो वंदे मातरम के गान के पहले संसद में बैठे होते हैं तो भी खड़े होकर बाहर चले जाते हैं। अमित शाह की उदाहरण सुनकर सदन में सन्नाटा पसर गया। संदेश साफ था, वंदे मातरम सिर्फ गीत नहीं, राष्ट्र की गरिमा है और इसका अपमान किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं। 150 साल पूरे होने पर वंदे मातरम की गूंज सिर्फ उठी है, इतिहास में भी, सदन में भी और जनमानस में भी। अमित शाह का भाषण यह याद दिलाता है कि वंदे मातरम केवल सुर नहीं, यह स्वतंत्रता की चिंगारी है और विकसित भारत 2047 तक की दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प भी। वंदे मातरम भारत की पहचान, भारत का सम्मान। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।